हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे सीट ऑफ साइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम लाए हैं अभिप्रेरणा एंड अधिगम मोटिवेशन एंड लर्निंग के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके सीट एग्जाम में ये बार बार ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अपना बिना समय गंवाए हुए आज हम अपनी पहली क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सीखना तो प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं, यानी नहीं। सीखना तो प्रभावित होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होती हो। सीखना तो प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। सीखना में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, हम कह रहे हैं कि सीखना तो प्रभावी होता है कि जब छात्र बाहरी रूप से जब छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी जो छात्र है वो क्या है, जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो वो क्या होता है, वो हमारी सीखना मतलब कि जो सबसे बेहतर हो जाता है। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी क्लास है आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, यानी बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ये एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने के लिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है। देखिए, सबसे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ से नहीं छिपा जाता है और इसी से हम क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो संगठन वर्गीकरण या वैचारिक या गैर प्रासंगिकरण, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो ये हो जाएगा हमारा गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है कि कौन सा अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तथ्यों को रटना या नहीं, बच्चे को हमें रटना नहीं सिखाना है। यंत्रवत याद करने व पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, बच्चों को याद भी नहीं कराना है। और समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, बच्चों को कभी कंपेयर नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं करना है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, सबसे हमारा अच्छा आंसर है समालोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, या जटिल से सरल की ओर बढ़ते हैं, या तर्क संघर्ष अनुभव जनित की ओर बढ़ते हैं। नहीं, जब बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारी सबसे बेहतर शिक्षा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, जो हमारी लर्निंग, जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। पुरस्कार और धन का प्रावधान नहीं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ठीक है, सीखने के तरीके पर विचार करना, और ये साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सीखने के साथ, सीखने के तरीके पे क्या करना, विचार करना। सबसे हमारा अच्छा क्वेश्चन कौन हो जाएगा, सीखने के तरीके पर विचार होना। ये भी हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने पे। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और जो सीटेट है ना, ये दोनों को ही सही माना है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर दोनों ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तित है, या ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, या एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। जो हमारी जो लर्निंग है उसके लिए उचित कक्षा वातावरण का कैसा आधार होना चाहिए। अनुकूलन में पुनर्बलन के सिद्धांत, या प्रतिस्पर्धा, या व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मक, या पृथ्वीकरण व नामीकरण। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बच्चे जब सहयोग करते हैं और सकारात्मकता करते हैं, यानी जब
सकारात्मक रूप से और जो एक दूसरे से अपने ग्रुप से सीखते हैं तो वो हमारा सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? जो इनमें से कोई प्रक्रिया है जो सीखने की बढ़ावा देती है, तो अन्वेषण और चर्चा करना, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन, बार बार विधान अभ्यास, ये सब नहीं कराना है। बार बार हमें बच्चों को अभ्यास नहीं और स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन नहीं, अनुकूलन नहीं। हमारा सबसे राइट आंसर क्या हो जाए? जहाँ बच्चा खोज करे, जहाँ बच्चा अन्वेषण करे, यानी जहाँ बच्चा अपना दिमाग लगाए, वो हमारा आंसर सबसे बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? बोला है कि किस गतिविधियों में हिस्सा लेने से, गैर संदर्भित गतिविधियों में, या यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियों में, या अर्थपूर्ण गतिविधियों में, या ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं, शिक्षक को नियंत्रित नहीं करना है, यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ भी नहीं, गैर नहीं। हमारा हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, यानी मीनिंगफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जी सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि किनका कितना क्वेश्चन हुआ। 30 हमारे पास 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि कितने में से कितना आया। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होते हैं कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी? सटीक भविष्यवाणी ये तो गलत है, ऑप्शन को कोई सजा देकर सुसाधित किया नहीं, उसको सजा भी नहीं देना है, बाधा भी उत्पन्न नहीं करना है। तो हमारा आंसर एक ही बचता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में, जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती हैं, यही हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के दृष्टिकोण, जो सीखने के दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित हैं और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो इसमें हमारा है पहला ऑप्शन है व्यवहारिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण या मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो जो सीखने का जो दृष्टिकोण है, जो या आंतरिक, यानी जो हमारी इंटरनल मोटिवेशन है, वो किस पे केंद्रित होनी चाहिए? तो वो हमारी होनी चाहिए व्यवहारवाद, वो हमारी हो जानी चाहिए इस पे सामाजिक सांस्कृतिक, जो हमारी ये है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, इस पे हमारा, तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो हमारी इंटरनल, यानी जो हमारी अंदर से संबंधित हो। तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना, हाँ हो सकता है। इनाम जीतने के लिए, ये तो बाहरी हो गया। सजा से बचने के लिए नहीं, माता पिता की प्रशंसा करने के लिए नहीं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रुचि के कारण सीखना। जब बच्चा रुचि के कारण सीखता है तो क्या होता है, वो उसको आंतरिक, यानी बच्चे सीख रहा है ताकि उसको आनंद आ रहा है, यानी बच्चे की आंतरिक रुचि है, आंतरिक इच्छा है, आंतरिक उसकी मोटिवेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? जो हमारी जो प्रभावशाली अधिगम है उसमें हमारे यानी शिक्षकों को जो विद्यार्थियों में किन कौशलों का, तो इसमें हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का, या उसके बाद हमारा हो जाएगा सृजनात्मकता का, या समस्या समाधान का, या कैसे सीखते हैं यह सीखना। और इस चारों ऑप्शन में से हमें फिर यहाँ खोजना है कि पहला दूसरा है, कि पहला दूसरा तीसरा है, कि 1 और 2 हैं, कि 1 2 3 4 हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ये जो चारों हैं, ये चारों के चारों क्या हैं, सही है। इसमें हमारा समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, बच्चे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और कैसे सीखते हैं यह सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को हमारी जो भी क्लास अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को हमें मतलब कि ज़रूर इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाली क्लास जो भी है आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसा क्लास आप लोग चाहिए टॉपिक वाइज हम सबका प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस ऐसे ही करवाते रहेंगे। चलिए, तो उसके बाद है हमारा कि कथन ये कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इससे हमें ऐसा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना होता है। यानी कथन है कि ये सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है,
प्रोत्साहित क्या है, वो हमारा पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है। और आर कह रहा है, तद कह रहा है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर स्वनिर्माण की प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यानी ई और आर दोनों है सही है, और आर जो है ना एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पूछते हैं कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वो सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। इसमें कौन सा पूछा है, नहीं ना, तो इसमें हमें निगेटिव खोजना है। तो निगेटिव में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। तो इसका हमारा आंसर 2 हो जाएगा, यानी बच्चे कभी कम कभी ज़्यादा, यानी बच्चे की जो सीखने की जो बच्चे की जो लर्निंग की स्पीड होती हैं कभी स्लो होती हैं तो कभी फास्ट में होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाए, एक शिक्षक को कैसा करना चाहिए। बच्चे को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं, बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनाना है। सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण नहीं, सख्त नियंत्रण भी नहीं रहना है। बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करना है, वो उससे पाने को रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साही, बच्चों को हतोत्साही भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है कि बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमारा यही ऑप्शन बच गया, यानी बच्चों के यानी जो बच्चों के यानी बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। हाँ, बच्चे को अगर जब हम नई जानकारी से पूर्व जानकारी को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया ही बहुत अच्छी होती है। जब बच्चे को पूर्व की जो पहले की जो ज्ञान है, बच्चे की जो पहली जानकारी है, पूर्व की जो जानकारी है, उसमें हम क्या करते हैं, न्यू जानकारी को तभी सिखा पाते हैं जब बच्चे पहले से कुछ पूर्व जानकारी अपने मन में बनाए रखे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है ये मतलब कि हमेशा आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है ऐसा। बच्चे अक्सर विभिन्न और बहुत ईजी होता है, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत कहते हैं। हाँ, तो ये सही भी है। बच्चे सक्रिय प्रणाली, हाँ, जीन पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, बच्चे बोलते हैं ना कि बच्चे क्या हैं, एक लिटिल साइंटिस्ट हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हो, और जो आर है ना वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि उनका नियंत्रण, तब उनकी जो अभिप्रेरणा का स्तर क्या हो जाता है और वे विद्यार्थी बन जाते हैं। यानी जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि उनका जो नियंत्रण है, पहले तो निष्क्रिय विद्यार्थी नहीं बनना है, इसलिए दूसरा का हमारा गलत हो जाएगा और 4 नंबर हमारा भी गलत। बच्चे हमेशा सक्रिय होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कम हो गया, तो ये नहीं, जब इसमें हो जाता है कि जब अभिप्रेरणा का जो हमारा स्तर है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्वनिर्मित विद्यार्थी क्या बन जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला आंसर सही है। उसके बाद है कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, जो ज्ञान के निर्माण, बच्चे के ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो पूर्व ज्ञान का संगठन, पुनर्संगठन यानी अन्वेषण व खोज, या सामाजिक अंतःक्रिया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, इसका मतलब कि ऐसे करके देता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तो आप लोग इससे मतलब डिस्टर्ब मत होइएगा। ये पूर्व ज्ञान का संगठन भी सही है, अन्वेषण का खोज भी है, और सामाजिक अंतःक्रिया जो देता है ना कि पहला, दूसरा, तीसरा है कि 1, 2 है कि 2, 3 है, तो इसमें हमारा जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीखना कैसा है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है ना, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्व होता है, और केवल जानकारी के लिए प्रत्याहार। अगर केवल लिख दिया और निष्क्रिय, तो ये हमारा 2 ऑप्शन यहीं से खत्म हो गया, और हमारा इसमें बच गया दूसरा और तीसरा। तो जो हमारा सीखना है वो व्यक्तिगत, जो व्यक्ति के हैं वो कारकों से क्या होता है, वो प्रभावित होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऐसे ही पहले आप लोग
क्वेश्चन को छांटना सीखिए, उसके बाद ऑप्शन खुद ही खुद वो बच जाएगा, जो बच जाएगा वही सही है। और केवल ही मात्र ये सब हमारे जो ऑप्शन है वो उसको देख के हमें निगेटिव ले लेना है। उसके बाद किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे, वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, या मेहनत से खुद सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। कुछ हद तक ये ऑप्शन सही है। अच्छे अंक, बच्चे को अच्छे अंक नहीं, किस्मत का खेल, ये नहीं बोलेंगे। जो एक बार सफल नहीं हुआ कभी सफल नहीं होगा, नहीं, जरूर नहीं। जो बच्चा एक बार फेल हो गया तो क्या बार बार फेल होता रहेगा, नहीं। अब तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि यानी मेहनत से, जब मेहनत से खुद सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है? यानी कौन सी ऐसी प्रणाली है जो बच्चों को लर्निंग यानी मीनिंगफुल लर्निंग में मदद करती है? यानी ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना चाहिए। जहाँ पे अगर आ गया कि बच्चों को ज्ञान को निजी जीवन से, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और केवल बोले है ना, जहाँ केवल ही मात्र आ जाए वो हमारा ऑप्शन क्या होता है? वो हमारा ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद बार बार भी नहीं देना है, अभ्यास भी नहीं कराना है, और बहुत ही एक ही, जहाँ पे ही केवल मात्र, उस ऑप्शन को हम गलत कर सकते हैं। आप लोग को जो हम ट्रिक बताए हैं, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा तो आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि अपने आप ही सही होगा, और यही सब हमारा समय बचाता है। उसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? तो अधिक संज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को, या विवेचनात्मक सोच को, या समस्या समाधान को, या अर्थहीन वेधन और दोहराव को। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि अधिक संज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमितता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन वेधन हो। यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा सभी के सब हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना में से कितना सही है। बच्चे कैसे सीखते हैं? सुनकर व बोलकर, प्रयोग या अन्वेषण द्वारा, या चाचा व मनन करके, चीज़ें बनाकर व करके। इसमें भी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है कि पहला, दूसरा, तीसरा है या तीसरा। यानी इसमें भी क्या है, बच्चे प्रयोग, और बच्चे जब जितना खोजेंगे, अन्वेषण करेंगे, वो उतना सीखेंगे, सुनकर भी। और इसलिए हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा चारों हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर 4 है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 है, 1 में 4 है ना, हाँ 1, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें चारों ऑप्शन है, तो ये चारों का चारों हमारा सही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे किससे जोड़ा जाना चाहिए? अनुशासन और तनाव से नहीं, बच्चों को तनाव से नहीं, बच्चों को उत्तर और सजा से भी नहीं, बच्चे आनंद और संतुष्टि से, उपलब्धि। बच्चों को हमें कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। बच्चों को सजा नहीं देना है, तनाव नहीं रखना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? आनंद एवं संतुष्टि। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, बच्चों को अंदर से, यानी आंतरिक, यानी अंदर से प्रेरित करने का प्रभावी तरीका। पुरस्कार प्रदान करना, ये बाहरी हो जाएगा। बच्चों को तुरंत देना, बाहरी हो जाएगा। सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और सहजता की भावना को बढ़ावा देना। उसके बाद सोचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत होगा, और ये भी दोनों नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? हमारा ऑप्शन ये बच गया कि 3 नंबर की, सीखने का ऐसा माहौल जो अपनेपन और सहजता की भावना को बढ़ावा देता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? निष्क्रिय और अनुकरण नहीं, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। वेधन और प्रत्यास्मरण से नहीं, बच्चे रटकर नहीं, रटकर स्मरण भी नहीं, बच्चे निर्देशित खोज। हमारा ऑप्शन यही बच गया कि ऑप्शन नंबर 4 निर्देशित खोज। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। यानी अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, और सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें शांति रूप से होने वाली प्रक्रिया भी क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो इसकी सही व्याख्या करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आप लोग को कैसी क्लास लगे, आप लोग जरूर इस हमारे क्लास को आप लोग
लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को सीटूट पास कराने के लिए CTP में 30 में 30 लाना है।